हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो आपका प्री बोर्ड का 12th क्लास का ज्योग्राफी का पेपर हुआ है, उसके आंसर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर बनता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं और कितने आपके गलत गए हैं। तो जो हमारा ज्योग्राफी का पेपर है, आपको सभी को पता होगा 70 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और 3 घंटे का इसका टाइमिंग होता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। ये हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक से फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें 3 विचारधाराएं आई थी, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। जो निश्चयवाद थी एलन सैम्पल और रेडजल ने दी थी, और जो दूसरी विचारधारा थी वो हमारी विडाल डी लाब्लाश ने दी थी, जहां संभावनाओं की बात की गई थी, टेक्नोलॉजी आ गई थी। और जो तीसरी विचारधारा थी हमारी नव निश्चयवाद, तो ये जो नव निश्चयवाद की विचारधारा थी ये ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो मार्क्स के सिद्धांत यहाँ पर अपनाए गए हैं वो अमूलवादी विचारधारा, यहाँ पर बी ऑप्शन है जो आपका ठीक उत्तर रहेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। तो जो अमर्त्य सेन, यहाँ पर 2 अर्थशास्त्री आए थे, डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन ने अक्षमता उपागम की बात की थी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दोनों का मिलान करना है, सुमेलित करना है युग्म 1 और युग्म 2 को। तो यहाँ पर समता का मतलब होता है समानता, अवसरों के लिए समान पहुँच की बात होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा थर्ड के साथ जाएगा। उसके बाद है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि ऐसा पोषण हमें देखना है कि जो रुके ना, कंटिन्यू चलता रहे। तो सतत पोषणीयता में फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। तो देखो हमारे 2 ठीक हो गए, फर्स्ट का थर्ड है और सेकंड का फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर भी 2 ऑप्शन जा रहे हैं। उसके बाद हमें तीसरे ऑप्शन पे भी जाना पड़ेगा, उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब होता है लोगों में अक्षमताओं का निर्माण करना, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जाता है सेकंड पे। और सशक्तिकरण का मतलब होता है विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है ये आपका सी ऑप्शन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक जर्मनी से बेहतर है। जर्मनी से अच्छा मानव विकास कौन से देश का है, तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड आएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। मतलब कहने का ये है कि जो जनसंख्या है हमारी वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और जो खाद्य आपूर्ति है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका रिजल्ट हमारे सामने कैसा आएगा कि बहुत अकाल बीमारियां हमें देखने को मिलेगी। जैसे लास्ट टाइम पे हमने कोरोना को फेस किया था, वैसे ही बहुत सारी बीमारियां हमें आगे भी इन फ्यूचर यदि हमारी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो फेस करनी पड़ेंगी, या युद्ध होंगे जिनके द्वारा हमारी जो जनसंख्या है वो काफ़ी एकदम से गिरावट हमारे सामने आएगी। तो ये जो सिद्धांत दिया था थॉमस माल्थस ने दिया था, इसका ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विशेषताओं का अध्ययन कीजिए, कृषि के प्रकार की पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रमुख फसल यहाँ पर गेहूं है, खेतों का आकार बहुत बड़ा है, फसल बोने से कटने तक का सारा कार्य मशीनों से किया जाता है, और यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क भागों में की जाती है। तो यहाँ हमें बताना है ये किस प्रकार की खेती है। यहाँ पर किसी एक प्रकार की खेती की विशेषताएं बताई गई है, और यहाँ हमें उस कृषि को पहचानना है कि ये किस प्रकार की कृषि की विशेषताएं हैं। तो ऐसी जो खेती की जाती है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, संसार के निम्न में से किस क्षेत्र में भोजन संग्रह का कार्य नहीं किया जाता है। तो देखो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तरी कनाडा में भी किया जाता है, अमेजन बेसिन में भी किया जाता है, और उत्तरी यूरेशिया में किया जाता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी यूरोप, यहाँ पर भोजन संग्रह का कार्य नहीं किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी कुटीर उद्योगों की विशेषता नहीं है। कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं है, हमें उसके बारे में बताना है। तो पूंजी एवं परिवहन उद्योगों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं।
ठीक है। शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जो लोकल एरिया में जो स्थानीय कच्चा माल उपलब्ध है उसी कच्चे माल का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये इसकी विशेषता नहीं है, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। उसके बाद है निम्न में से कौन सा वर्ग नीला कॉलर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जो नीला कॉलर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वे उद्योग जिनके उत्पादों को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, निम्न में से उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता उद्योग वो जो डिमांड के ऊपर बनते हैं। स्वच्छंद उद्योग ऐसे होते हैं जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होते हैं। रसायन उद्योग केमिकल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे पेट्रो रसायन हो गया या दूसरे प्रकार के हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो ठीक उत्तर जाएगा वो आधारभूत उद्योग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा 1850 के बाद विकसित आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगर का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यहाँ पर हमें उद्योग नगर के रूप में पहचान करनी है कि 1815 के बाद ऐसा कौन सा नगर विकसित हुआ था जो उद्योग बेस्ड था। तो यहाँ पर जमशेदपुर है जो उद्योग आधारित हमारा नगर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है, राजस्थान में संहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया गया है। हाँ ठीक है। कारण है, राजस्थान में जल संसाधनों का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमें क्या बताता है? दोनों कथन सही हैं, दोनों बातें ठीक हैं, स्टेटमेंट ठीक है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक होगा। भरमौर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भरमौर जो रीजन है हमारा हिमाचल का एरिया है, तो यहाँ की ऐसी हमें उस चीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो इस एरिया की विशेषता नहीं है। यहाँ की जो जलवायु है वो कठोर है। गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है, गद्दी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं। पर्याप्त आधारभूत संसाधन है, वहाँ के जो लोग हैं उनको पर्याप्त आधारभूत संसाधन नहीं मिलते हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो हमें वही बताना था कि जो कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है कि हमें पेपर में 2 पैराग्राफ मिलेंगे, और तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 15 और 17 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे करना है। तो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। 1975 में यह गांव गरीबी और शराब के गैर कानूनी व्यापार जाल में जकड़ा हुआ था। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया और जल संभर विकास का कार्य आरंभ किया। उसने गांव वालों को परिवार नियोजन, छोटा परिवार रखने की सलाह दी। ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्षों की कटाई रोकने और मद्य निषेध के लिए तैयार किया। उसने लोगों का माइंडसेट किया कि वो अपनी इच्छा से वहाँ पर हेल्प करने के लिए आ रहे थे। खुली चराई के लिए उसने लोगों को उत्सुक किया। वृक्षों की कटाई, जो खेत पेड़ पौधे थे उनको काटा जा रहा था, उस कटाई को रोकने का काम किया। लोग जो शराबों या दूसरी नशीली चीज़ों का सेवन करते थे उनका उसने सेवन ना करने के लिए लोगों को तैयार किया। ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। जो ऐच्छिक श्रम है कि अपनी मर्जी से हम वहाँ पे जाके अपनी मेहनत वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था कि गवर्नमेंट के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम देखने को मिलती है। उस स्वयंसेवी के कथन अनुसार इसने परियोजनाओं की लागत का समाजीकरण कर दिया। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्होंने भी प्रतिवर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग किया। जो गांव के पास में रह रहे थे, गांव के अंदर रह रहे थे, वो तो वहाँ पर अपनी फिजिकली हेल्प कर ही रहे थे, लेकिन जो गांव के बाहर भी जो लोग रह रहे थे उन्होंने क्या किया कि गांव के विकास के लिए उन्होंने अपनी सैलरी वहाँ पर 1 महीने की सैलरी वहाँ देने का सोचा। सहयोग की बात हुई। गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका। तटबंध की दीवारें रिस रही थी। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्रित किया गया। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया।
लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया। समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आसवन इकाई खत्म कर दी गई और मद्य निषेध लागू कर दिया गया। थान पर चारा देने पर लोग जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे दालें, तिलहन और कुछ नगदी फसलों को प्रोत्साहित किया गया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ 3 क्वेश्चन हमारे से सोर्स बेस्ड पूछे जाएंगे। तो रोलेगन सिद्धि निम्न में से किस कार्यक्रम का एक उदाहरण है? यहाँ पर जल संभर विकास की बात की गई है। उसके बाद तरुण मंडल समूह ने क्या काम किया था? तो जो तरुण मंडल समूह था उसने नौजवानों का समूह बनाया और समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध था। तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, दहेज प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद हमारा 17 क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए स्वयंसेवी ने क्या प्रमुख प्रयास किया था? लागत का समाजीकरण था कि सब लोग यहाँ मिलकर अपने, जो लोग गांव में रहते हैं वो अपने फिज़िकली रूप से वहाँ पर हेल्प करेंगे और जो गांव के अंदर नहीं रहते, गांव से बाहर रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे? अपनी 1 मंथ की सैलरी वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। उसके बाद दिए गए स्रोत का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवनें और भारी हिम महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है कि यहाँ पर तेज पवनें चलती हैं और बहुत अधिक बर्फ़ जमती है और जो हमारा आकाश है वो वहाँ पर अदीप्त रहता है, मतलब हमें विलुप्त ही दिखाई देता है। जो सूर्य है वो ना के बराबर दिखाई देता है, बहुत ही कम टाइम के लिए अवेलेबल होता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। ये जो उसका ऑफिस जाने का टाइमिंग है 8 बजे का है और उस टाइम पे क्या होता है? अंधेरा होता है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाई रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और जो गुंबद उसने बनाया है, ऑफिस का एरिया बनाया है, वो ठंड को बाहर ही रखता है, अंदर नहीं आने देता है। गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है और गर्मी के टाइम में जो धूप होती है उसको वो अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है, वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। ऐसे रूखे हुए मौसम में भी नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर ऑर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों में मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहयोगकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है और वह प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस घर पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, उसकी एज की बात करें तो 58 ईयर की है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कैरी ने अपने कठोर पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए? किन्हीं 2 का वर्णन करना है। तो कैरी ने क्या किया था कि जो उसका इन्वायरमेंट था वो रहने के लायक कंडीशंस वहाँ नहीं थी, तो यहाँ पर उसने क्या किया? सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं, शक्तिशाली कार की लाइटें वो हमेशा जला के रखती है और जो उसका ऑफिस एरिया था वहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। तो ये हमें यहाँ पर 2 कोई भी पॉइंट बताने हैं वो हम बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद मानव भूगोल की किस विचारधारा का समर्थन करता है? तो यहाँ हमें बताना है कि वो किस विचारधारा, निश्चयवाद, संभववाद या नवनिश्चयवाद की विचारधारा है। तो यहाँ पर जो विचारधारा सामने आई कि अकॉर्डिंग टू एरिया
यदि वो ऐसा इन्वायरमेंट अपना गुंबद का आकार का जो ऑफिस का एरिया है वो ऐसा नहीं बनाती तो उसे ठंड का सामना करना पड़ता। तो उसने क्या किया है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ क्या आएगा, संभववाद आएगा, प्रकृति का मानवीकरण आएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बी का ऑप्शन आंसर हो जाएगा संभववाद या प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति के ऊपर कौन हावी हुआ है, यहाँ पर मनुष्य हावी हुआ है। ट्रांडहाइम के शहर की जलवायु की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। यहाँ पर हमें ट्रांडहाइम की दो विशेषताएं बतानी है कि जो एरिया था उसकी क्या विशेषताएं थी। तो प्रचंड ठंडी पवनें चलती हैं, भारी हिमपात होता है, महीनों तक जो आकाश है हमारा वो अदीप्त रहता है। ये फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, प्रचंड पवनें, भारी हिमपात, आकाश अदीप्त रहता है, ये 3 बातें हो गई। तो इनमें से हमें कोई भी 2 बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यहाँ पर दिए गए मानचित्र का अवलोकन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये जो एरिया हमारा दिया गया है भरमौर जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो रहती हैं। भरमौर एरिया हिमाचल का एरिया है। तो जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। अब हमारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, भरमौर जनजातीय क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम जब भी हमने चैप्टर 1 किया था अपना 11th में, तो ये आप लोगों को बताया गया था अक्षांश रेखाएं ऐसी लेटी हुई रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं ऐसे वर्टिकल में खड़ी हुई रेखाएं होती हैं। तो हमें देखना है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है, 32 डिग्री 11 मिनट से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक है ये एरिया, यहाँ से स्टार्ट होके, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होके और ये ऊपर कहाँ तक ख़त्म हो रहा है हमारा, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर 32 डिग्री 11 मिनट से स्टार्ट होके 32 डिग्री 41 मिनट तक हमारा रहता है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों की पहचान कीजिए। तो एक नदी तो हमें यहाँ पर पता ही है, चंबा क्षेत्र में जो रावी नदी यहाँ से बहती है। तो रावी के साथ साथ यहाँ पे दूसरी जो नदी है जैसे तुंदाह नदी है, बुधिल नदी है, किसी भी 2 नदियों के बारे में हमें बताना है। उसके बाद पूछा गया है कि नदियों ने इस क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया है। तो जो नदी है ये हमारी नदी दिखाई गई है और इस नदी ने क्या किया है, इस एरिया को 4 भागों में डिवाइड किया है, 1, 2, 3 और 4 एरिया में इसने इस एरिया को डिवाइड किया है। उसके बाद है नदियों ने, अच्छा ये हो गया हमारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, आय उपागम। आय उपागम की हमें बात करनी है। आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। कथन की व्याख्या 3 बिंदुओं में कीजिए। ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि जो आय उपागम है वो सबसे पुराना उपागम है, तो एक लाइन तो हमारी यहीं से बन जाती है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें बताने हैं। तो मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक उपागम है, पहला पॉइंट। दूसरा बनता है इसे मानव विकास की आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। मनुष्य का विकास हम कब मानते हैं, यदि मनुष्य की आय में आमदनी होती है, उसकी आय बढ़ती है, तो हम क्या मानते हैं, मनुष्य का विकास हो रहा है। और यदि आय का स्तर उसका ऊंचा होगा तो मनुष्य का जो विकास का स्तर है वो भी ऊंचा होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे हो जाते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम द्वारा प्रस्तावित आधारभूत आवश्यकता उपागम, जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, आधारभूत आवश्यकता उपागम की बात की गई है। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम में हमें क्या करना है, आधारभूत आवश्यकताएं हमारी 6 प्रकार की आवश्यकताएं देखने को हमें मिली थी। तो इनमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है। मानव विकल्पों के प्रश्नों की यहाँ पर उपेक्षा की गई है और इस उपागम में इन मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है कि सभी लोगों को ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व में आकार के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योगों की किन्हीं 3 विशेषताओं की परख कीजिए। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं हमें उनके बारे में बताना है कि बड़े पैमानों की जो उद्योग हैं उनकी 3 विशेषताएं हमें यहाँ पर बतानी है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आकार के आधार पर है कि वो बड़े प्रकार के उद्योग हैं। बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, जब बड़े पैमाने के उद्योग हैं तो एरिया भी ज़्यादा चाहिए हमें,
तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आते हैं, शक्ति के साधनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। यदि बड़े लेवल पे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या देखना है कि बिजली की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई हो, जो श्रमिक हैं वो कुशल श्रमिक हों, और विकसित टेक्नोलॉजी की वहाँ पर बात की गई है। जो विकसित प्रौद्योगिकी है, उस विकसित प्रौद्योगिकी की यहाँ पर बात की गई है कि वहाँ पर आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में विशाल पूंजी निवेश की जाती है और उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। जो पूंजी है वो भी हमारी अधिक लगती है और जो उत्पादन है वो भी अधिक मात्रा में किया जाता है। उसके बाद है, इन उद्योगों का विकास पिछले 200 वर्षों से हुआ है। ये ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हमने स्टार्ट किया और हमारे सामने आ गए। जो बड़े लेवल पे जो उद्योग किए जाते हैं उसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है कि 200 साल पुरानी ये उद्योग चले हुए हैं और आज भी कंटिन्यू इन उद्योगों में काम होता रहे। बस ये है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है